गुड मॉर्निंग बच्चों। आज विद्युत चालक पाठ में जो कल मैंने आपको ओम का नियम समझाया था, आज हम अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। मतलब कि अनुगमन वेग के आधार पर हम ओम के नियम को सिद्ध करेंगे। जो मैंने आपको बताया था, ओम का नियम होता है कि V किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, या V और I का अनुपात नियतांक होता है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो देखो हम कैसे सिद्ध करेंगे कि जैसे हमने मान लिया कि ये कोई चालक तार है और चालक तार के सिरों पर हमने मान लो ये 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। हमने 20 वोल्ट इस चालक सिरों के तार पर अप्लाइड कर दिया और जैसे ही हम चालक तार पर वोल्टेज लगाएंगे, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से माइनस सिरे से प्लस सिरे की ओर गति करने लगेंगे। तार की लंबाई L मान लें और अनुप्रस्थ काट का ये जो क्षेत्रफल है, जो वृत्तीय क्षेत्रफल बताया था मैंने आपको, ये जो गोलाई होती है तार के सामने की, इसको अनुप्रस्थ काट कहते हैं। उसके क्षेत्रफल को हमने मान लिया कि A है। तो ध्यान देना है कैसे करके हम देखो इसमें ओम का नियम सत्यापित करेंगे। जैसे आपको एक बात बताई थी कि जब हम तार के सिरों पर विभवांतर नहीं लगाते हैं, विभवांतर लगा हुआ नहीं होता है, तो हमने बताया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे होते हैं, जिसमें हम ये मान सकते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉनों का जब उस टेढ़ी मेढ़ी गति में जब कुल विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, तो ये मान के चलेंगे कि जब तार पर विभव नहीं है, मतलब तार को किसी बैटरी से जोड़ा नहीं गया है, तब उसमें धारा नहीं बहती है। तो धारा ना बहने का मतलब है कि तार को जब हमने बैटरी से नहीं जोड़ा है तो धारा नहीं बह रही है। तो उसका मतलब है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, हम ये मान सकते हैं कि सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है कुल मिलाकर वो शून्य है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक औसत वेग, प्रारंभिक वेग को हम U से दिखाते हैं, वो हम मान सकते हैं 0। और जब हम उनको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, तो बैटरी से जोड़ने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से माइनस से प्लस की ओर गति करने लगते हैं, जो कि इनका मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अंतिम वेग है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अंतिम वेग जिसे हम प्रदर्शित करते हैं V से, लेकिन इस सवाल में क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से चलेंगे और अनुगमन वेग को हम Vd से प्रदर्शित करते हैं, तो अंतिम वेग को हम V के स्थान पर Vd से प्रदर्शित करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम गति की प्रथम समीकरण यूज कर रहे हैं। जैसे गति की समीकरण यूज करें, गति की प्रथम समीकरण से V बराबर U प्लस AT। T जो है इलेक्ट्रॉनों का एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने का समय या इसका श्रांति का। इसमें देखो वैल्यू लगाएं तो V को लिखेंगे Vd, U का मान 0, A इलेक्ट्रॉनों की गति का त्वरण, अभी त्वरण निकालेंगे तो देखो Vd बराबर रहेगा खाली AT और A त्वरण की जगह न्यूटन का देखो दूसरा नियम लगा, तो सूत्र होता है F बराबर ma से, तो A बराबर हो जाएगा F/m, मतलब बल बटे द्रव्यमान। तो ये F हो गया इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, m हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये A त्वरण की जगह ये लगा लिया बल। अब इसमें देखो बल का मान लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगेगा। तो बल के लिए सूत्र बताया था F बराबर QE पहले पार्ट में। अब चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है इससे, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम आवेश को E से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e से प्रदर्शित करा जाता है, जिसकी निश्चित वैल्यू होती है 8.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हम Q की जगह E लिख सकते हो, तो E ये हो गया इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल, ये लगा दो। तो Vd बराबर F की जगह E टाउ बटे F, जहाँ E हो गया आपका इस तार का विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र का भी एक फॉर्मूला लोगों में यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा चेंज कर दें। इन सूत्रों को साइड में लिखेंगे, पहले पार्ट का सूत्र है। इसके लिए हम E बराबर V/V से ये सूत्र अप्लाई करो, तो
ई बराबर देखो जिसमें वी होता है चालक सिरों पर या दोनों प्लस और माइनस प्लेट पर लगाया गया वोल्टेज, और डी होती है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो हमने देखो इसमें क्या करा है कि चालक के सिरों पर वोल्टेज तो वी लगाया है, तो वी को तो वी लिखो, सूत्र थोड़ा चेंज कर रहे हैं, वी को वी लिखेंगे। लेकिन डी होती है प्लस और माइनस प्लेट के बीच की दूरी, तो ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, और दोनों के बीच की दूरी का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। तो हमने तार की लंबाई डी से नहीं बल्कि एल से मानी है, तो यहाँ हम डी की जगह एल लिखेंगे। तो हम ई बराबर वी अपॉन एल इस सूत्र में लगा सकते हैं। तो देखो ये लगाया अगर हमने, तो वी डी बराबर क्या रह गया ई, और ई की जगह वी अपॉन एल लगाएंगे, तो वी अपॉन एल इंटू टाउ और पूरे के बटे एम। तो ये एल नीचे ले आओ, तो वी डी बराबर रह गया ई वी टाउ बटे एम। तो ये हो गया गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। और इससे देखो हम इसका अब हम धारा वोल्टेज संबंध तो बन गया। अब हमें निकालना है वोल्टेज और धारा का अनुपात कांस्टेंट रहेगा। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, इतना नोट करने के बाद यहाँ से मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, इसकी मैं आपको फोटो भेज दूंगा। ये जो मैंने अनुगमन वेग निकाला है, ये मैंने सूत्र देखो सिद्ध करवाया था आपको। ज्ञात है धारा और अनुगमन वेग में संबंध एक सिद्ध करवाया था। ये मैंने आपको I बराबर एन ए वी डी इंटू टी से, ये धारा और अनुगमन वेग का संबंध। इसमें मैं आई ये वी डी का जो मान निकाला है वो देखो इसमें लगाते हैं। तो I बराबर एन ए ई पहले लिख ले रहे हैं, अब इंटू वी डी का मान ये लगा दो, ई वी टाउ बटे एन। तो देखो क्या हुआ, I बराबर ये एन ए ई गुणा ई स्क्वायर वी टाउ बटे एम। ये धारा और विभव में देखो संबंध आ गया। अब हमें सिद्ध करना है कि धारा और विभव का अनुपात नियत रहेगा। तो देखो हम धारा और विभव का यहाँ से अनुपात निकालेंगे, तो I के बटे 1 करके त्रिक्षी गुणा कर लो, तो 1 की गुणा एन ए ई स्क्वायर वी टाउ से, तो यही रहेगी। यहाँ लिख ले रहा देखो मैं एन ए ई स्क्वायर वी इंटू टाउ बराबर एम एल की गुणा आई से बराबर एम एल इंटू आई। अब मुझे चाहिए वी बटे आई का मान, क्योंकि ओम का नियम सिद्ध करने के लिए ये सिद्ध करना है वी और आई का अनुपात कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने देखो वी अपॉन आई लिखा, इससे देखो कैसे लिखेंगे, जो आई की गुणा में है एम एल वो देखो वो ऊपर, क्योंकि त्रिक्षी गुणा जब करोगे तो आई की गुणा एम एल से हो जाएगी। इसी समीकरण को हम इस रूप में लिख रहे हैं। और वी के साथ जो गुणा में है एन ए ई स्क्वायर और टाउ वो लिखो नीचे एन ए ई स्क्वायर टाउ। अब त्रिक्षी गुणा अगर देखो इस समीकरण में त्रिक्षी गुणा करेंगे तो यही समीकरण मिलेगी। देखो वी की गुणा इससे होगी तो एन ए ई स्क्वायर टाउ भी, और आई की गुणा एम एल से एम एल ये मिल जाएगी। लेकिन अब जो वी अपॉन आई का जो ये अनुपात मिला, यहाँ देखो ध्यान से देखें कि जहाँ एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 गुणा 10⁻³ किलोग्राम, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। एल है चालक की लंबाई, और मैंने आपको बताया था कल की ओम का नियम केवल तभी सत्यापित होता है जब चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले, मतलब चालक की लंबाई ना बदले, चालक का क्षेत्रफल ना बदले, चालक का टेम्परेचर ना बदले, ये चीज़ नहीं बदलनी चाहिए। तो चालक की लंबाई जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। एन है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हर पदार्थ में निश्चित होती है। ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ये भी आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो तार है उस पर जब हम वोल्टेज लगाएंगे तो ये अनुप्रस्थ काट जो गोलाई वाला भाग है इसको पिघलना नहीं चाहिए, मतलब ये क्षेत्रफल कम या बढ़ नहीं होना चाहिए, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश, देखो इसकी वैल्यू भी निश्चित होती है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और टाउ है
क्रांतिकाल और इसका मान लगभग 10⁻⁻⁴ सेकेंड होता है। तो बच्चों इस v/i के सूत्र में जितनी राशियां आ रही हैं ml, na², na e² टाउ, ये सब कांस्टेंट हैं। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि v/i बराबर नियतांक, और इसी नियतांक को हम कहते हैं R, प्रतिरोध। तो जहां R बराबर ml/na e² टाउ, तो इस R को ही बोला जाता है चालक का प्रतिरोध। तो बच्चों देखो यहाँ से दो बातें सिद्ध हुई हैं। एक तो v/i का अनुपात नियत है, यही ओम का नियम है कि वोल्टेज और धारा का अनुपात कांस्टेंट होगा, तो ये ओम का नियम सिद्ध हुआ। साथ में जो v/i का अनुपात जो आया ये ml/na e² टाउ, ये इस चीज को कहते हैं चालक का प्रतिरोध। तो ये चालक के प्रतिरोध का सूत्र है। अब यहाँ तक देखो बच्चों ओम का नियम तो सिद्ध हो गया, लेकिन इस आधार पर हम थोड़ी रिजल्ट और निकाल सकते हैं। तो वो मैं रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। ओम का नियम सिद्ध होने के बाद जो ये चालक का प्रतिरोध R आया है, R बराबर ml/na e² टाउ। तो वो इसमें खासियत देखो कि m तो इलेक्ट्रॉन का जब मान है तो कभी बदलेगा नहीं, m नहीं बदल सकता, e नहीं बदल सकता, टाउ नहीं बदल सकता, लेकिन हम हर चालक की लंबाई, तार की लंबाई बदल सकते हैं अपनी इच्छा से, और चालक की अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, मोटाई, ये भी हम बदल सकते हैं। लेकिन प्रतिरोध जो है देखो वो लंबाई के समानुपाती है और उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती है। तो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। इस बात को हम कैसे याद रखेंगे, समझे, इस बात का यूज कैसे करते हैं। जैसे बच्चों कई बार बहुविकल्पी में सवाल आता है, जैसे हम व्यवहार में भी यूज करते हैं कि कभी भी ध्यान से देखें, हम घरों में जो वायरिंग करते हैं तो कभी हमें प्रतिरोध किसी वायरिंग का कम रखने की जरूरत होती है, कभी किसी वायरिंग का प्रतिरोध अधिक रखने की जरूरत होती है। तो जैसे मान लो हम प्रतिरोध कम से कम रखना चाह रहे हैं, तो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है। तो प्रतिरोध कम से कम रखना चाह रहे हो तो तार की लंबाई कम से कम होनी चाहिए। इसका मतलब छोटा तार लोगे, कम लंबा तार होगा, छोटा तार होगा, उसका प्रतिरोध कम होगा। और प्रतिरोध क्षेत्रफल या तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब जो मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, तार की मोटाई को उल्टा चलेगा। तो मोटाई कम होगी, सॉरी मोटाई अधिक होगी तो प्रतिरोध कम होगा। इसलिए आप प्रतिरोध कम से कम लेना चाह रहे हो तो क्या होना चाहिए, कम से कम प्रतिरोध के लिए छोटा तार, मतलब लंबाई में छोटा हो लेकिन मोटा तार। तो कम से कम प्रतिरोध के लिए तार होना चाहिए छोटा और मोटा तार। इसी बात को देखो व्यवहार में तुमने देखा होगा कि आजकल जैसे हम जो फ़ोन चार्ज करते हैं, जो चार्जर आ रहे हैं, उसकी जो लीड होती है चार्जर की, तार वो देखी होगी बच्चों आजकल लंबाई में थोड़ी छोटी बनाती हैं कंपनी वाले, लेकिन मोटा तार लगाते हैं। तो छोटा और मोटा तार लगाने का मतलब होता है उस तार का प्रतिरोध कम होगा और उसमें करंट तेजी से फ्लो करेगी। प्रतिरोध जो होती है धारा के मार्ग में रुकावट होती है, तो प्रतिरोध जितना कम होगा धारा उतनी आसानी से फ्लो करेगी। तो जो अपन लोग मोबाइल चार्ज करते हैं उसका जो तार होता है चार्जर का, वो देखा होगा बच्चों लंबाई में छोटा लेकिन मोटा तार लगाते हैं। तो छोटा और मोटा तार लगाने से मोबाइल जल्दी चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि छोटे और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। और प्रतिरोध अधिक लेना चाह रहे हो तो इसका उल्टा कर लो कि अधिक से अधिक प्रतिरोध के लिए लंबा और पतला था। इस बात का हालांकि हम यूज नहीं करते क्योंकि अधिक प्रतिरोध होना अच्छी बात नहीं है। तुम देखा होगा पहले घरों में सोलर लाइट लगती थी और उससे सोलर लाइट का जो सोलर सिस्टम होता है, जो प्लेटें होती हैं, प्लेटों के जो बैटरी होती है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखते हैं। और बहुत ज़्यादा दूर ना रखने का कारण यही होता है कि सोलर प्लेट से जो तार आ रही है वो जितनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बैटरी जितनी ज़्यादा दूर हो जाएगी तार उतना लंबा हो जाएगा, और तार जब ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो उसका प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, और प्रतिरोध अधिक हो जाएगा तो जो सोलर प्लेटें जो करंट बना रही हैं
वो करंट घट जाएगा, धारा के मार्ग में रुकावट बढ़ जाएगी, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, करंट घट जाएगा, जिससे हमारी बैटरी कम चार्ज होगी। तो इसीलिए व्यवहार में हम तार ऐसे लेते हैं कि जिनका प्रतिरोध कम से कम हो, और कम से कम प्रतिरोध के लिए तार होना चाहिए छोटा और मोटा तार। बच्चों, सारणिक की एक्सरसाइज 4.4 पर पहुंचते हैं। हमको इस प्रश्नावली में किसी दिए हुए सारणिक के उपसारणिक और सहखंडज निकालने होंगे। और बच्चों, ये उपसारणिक और सहखंडज आगे भी काम आएंगे, इसे ध्यान से समझ लें। पहले तो देखो, आप ये देखो कि जो भी सारणिक दिया हुआ है उसमें आपके देखो कितने अवयव हैं। तो इस सारणिक में देखो, जैसे ये दो रो 2 कॉलम है, तो 2x2 है, तो 2 दूनी 4। इसका मतलब इसमें 4 1 2 3 4 अवयव हैं। और बच्चों, किसी भी सारणिक में जितने अवयव होते हैं उसके उतने ही उपसारणिक होंगे और उतने ही सहखंडज होंगे। अब हम उपसारणिक और सहखंडज निकालते कैसे हैं, ध्यान देना है बात पे। जैसे मैं पहले उपसारणिक निकाल रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, पहले दिए हुए सारणिक में रो और कॉलम को प्रदर्शित कर दो। जैसे मैंने 2 रो है R1 R2 दिखा दी और 2 कॉलम C1 C2 प्रदर्शित कर दिए। अब मुझे जैसे ये पहला अवयव ले लो, ये पहला अवयव, जैसे ये प्रदर्शित कैसे करते हैं उपसारणिक को। तो उपसारणिक को वर्ड लिखोगे पहले M। जैसे ये इसमें 4 अवयव हैं तो 4 उपसारणिक होंगे, लेकिन कैसे करके उपसारणिक M, लेकिन इस जगह का उपसारणिक, फिर इस जगह का, फिर इस जगह का, फिर इस जगह का, तो मतलब 4 उपसारणिक हो गए 4 जगह का। लेकिन उसको सही प्रदर्शन दोगे। जैसे पहले उपसारणिक को हमने M लिखा, लेकिन इस जगह के लिए लिखेंगे तो देखो ये जगह जो है पहली रो पहला कॉलम है, तो M पहली रो पहला कॉलम, तो M1। अब इस जगह को लिखेंगे तो M पहली रो दूसरा कॉलम M12। फिर इस जगह को लिखेंगे तो दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो पहला कॉलम। ध्यान रखना, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। तो उपसारणिक का फॉर्मूला होता है MRC, ऐसे लिख सकते हो MRC। M उपसारणिक का प्रतीक है, मैट्रिक्स, और डिटरमिनेंट से निकल कर आया है। रो मीन्स कॉलम, सॉरी रो मीन R मीन्स रो पंक्तियां, और C मीन्स कॉलम। तो पहले हम रो का नंबर लिखते हैं फिर कॉलम का नंबर लिखते हैं। तो 2 1 इस जगह का हो गया, फिर M इस जगह के लिए 2 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब उपसारणिक लिखते कैसे हैं बच्चों, देखो क्या करोगे, पहली रो पहले कॉलम का चाहिए तो जिस रो जिस कॉलम का चाहिए वही रो वही कॉलम आप सारणिक में काट के लिख दो। जैसे पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो छुपा ली, पहला कॉलम छुपा लिया। तो देखो पहली रो पहला कॉलम अगर हम छुपा लें, पहली रो ये छुपा लें और पहला कॉलम ये छुपा लें, तो 3 बचेगा। तो M11 की वैल्यू हो गई 3। ऐसे M21 चाहिए तो पहली रो दूसरा कॉलम छुपा लो, तो आपकी ये पहली रो ये छुपा ली आपने, पहली रो छुपा ली। एक पेन और लेते हैं, आपने M12 के लिए पहली रो दूसरा कॉलम, तो देखो पहली रो छुपाई और दूसरा कॉलम छुपाया तो बचा 0, तो इस जगह का आंसर हुआ 0। M21 के लिए दूसरी रो पहला कॉलम, तो देखो दूसरी रो छुपाई और पहला कॉलम छुपाओ तो बचेगा -4। ऐसी M22 तो दूसरी रो दूसरा कॉलम ये छुपाया तो बचेगा 2। ठीक है, इस ढंग से हम निकालते हैं उपसारणिक। अब उपसारणिक को से ही निकल जाते हैं सहखंडज। पहले आप उपसारणिक निकालेंगे फिर सहखंडज निकालेंगे, ठीक है। और सहखंडज को हम प्रदर्शित करते हैं ऐसी, उपसारणिक को कैपिटल M वर्ड देते हैं और सहखंडज को अंग्रेजी में बोलते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के हिसाब से हम इसको कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उसके सफिक्स में एडजॉइंट भी आपके 4 हैं, तो 4 अवयव हैं, तो 4 अवयव हैं, 4 एडजॉइंटों को वही दिखाओगे A11 A12 पहले रो फिर कॉलम, A21 A22। और इनकी वैल्यू कैसे लिखोगे, वैसे तो इनका फॉर्मूला ये होता है, देखो आपको बताएं, ARC बराबर -1 की घात R+3 इंटू MRC। वैसे ओरिजिनल फॉर्मूला तो ये है, इससे हल करते हैं। लेकिन देखो होता क्या है कि ये फॉर्मूला आप लोग ऐसे याद नहीं रख पाओगे। मैं आपको
एक दूसरा तरकीब बता दूंगा संक्षेप में, शॉर्टकट में। वो शॉर्टकट में तरकीब क्या है, तरकीब आपको ट्रिक क्या समझनी है सेकंडज के लिए। वैसे ओरिजिनल फॉर्मूला तो ये है ARC बराबर -1/r+c MRC, ऐसे लिखते हैं। लेकिन आप इतना बड़ा फॉर्मूला हर सवाल में लगा के देखोगे, बहुत देर हो जाएगी, बहुत बड़ा सवाल है। तो शॉर्टकट में देखो, मैं तुम्हें तरकीब बता रहा हूँ कि जो ये उप सारणिक के आंसर आए हैं, उप सारणिक के आंसरों को देख के ही आप सेकंडज के आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो। मतलब कि कभी भी सेकंडज निकालने को आएंगे तो आपको पहले उप सारणिक निकालने हैं हर हालत में, चाहे उप सारणिक पूछे जाए चाहे ना पूछे जाए, लेकिन उप सारणिक निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब उप सारणिक निकल गए तो इसको देख के सेकंडज आएगा। कैसे कि उप सारणिक के आंसरों को आप सेकंडज के आंसरों में पहले लिख दो। देखो मैंने यही आंसर नोट कर दिए। अब मुझे क्या करना है, मैंने इनके सफिक्स में जो अंक लिखे हैं, जैसे A11, A12, A21, तो मैं इन अंकों का जोड़ करके लिखूंगा। जैसे 1 + 1, तो अगर ये जोड़ 1 और 1 2 सम आता है, अगर सम आता है तो मैं आगे का चिन्ह, जो ये आंसर है इसका चिन्ह नहीं बदलूंगा। और अगर ये आंसर इन दोनों का, रो और कॉलमों का जोड़ विषम आता है, तो सम और विषम का मतलब बेटे यहीं से यही है कि जैसे R+C तुमने 1 और 1 जोड़ा तो -1/2 -1 का स्क्वायर +1 हो गया, तो देखो चिन्ह नहीं बदला। लेकिन यहीं पर -1 अगर मान लो 3 हो गई तो 3 पे विषम हो गया, तो ये आंसर आएगा -1। तो बस यही फर्क है कि अगर ये जो रो और कॉलमों को जो जोड़ रहे हैं मन मन में जोड़ लो, और ये जोड़ने के बाद अगर जोड़ आपका सम आता है तो आप चिन्ह मत बदलो सामने का, क्योंकि -1 अगर सम में होगी तो +1 ही रहेगा, चिन्ह वही रहेगा। और ये जोड़ अगर विषम आ जाए तो सामने का चिन्ह आप बदल दो। जैसे A11 तो 1 का जोड़ 2 सम हो गया, चिन्ह वही रख दिया। 1 2 का जोड़ 3 हो गया, विषम हो गया, तो चिन्ह बदलेंगे, लेकिन क्योंकि 0 है तो 0 माइनस प्लस का नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर कोई और अंक होता तो हम चिन्ह बदलते। चिन्ह बदलने का मतलब है माइनस को प्लस का कर दो, प्लस को माइनस का कर दो। A21 देखो 2 और 1 का जोड़ 3 हो गया, विषम हो गया, तो सामने का चिन्ह बदलोगे तो ये आंसर होगा +4। 2 2 का जोड़ 4 हो गया, 4 सम हो गया, इसलिए चिन्ह वही रहेगा। तो बच्चों ये आंसर हो गए आपके इस सारणिक के उप सारणिक ये हो गए और सहखंडज ये हो गए। इस ढंग से हम उप सारणिक और सहखंडज निकालते हैं। अब देखो इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने 2/2 का करा था। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, उसमें आपको मैं 3/3 का प्रॉब्लम नंबर 3 है। तो जैसे ये लिखा मैंने 5 3 8 2 0 1 1 2 3। देखो बच्चों ये है, अब ये 3/3 का सारणिक है। अब इसको उप सारणिक बताने हैं, सहखंडज बताने हैं। अब बच्चों ये 3/3 का है तो इसका मतलब इसमें 9 एलिमेंट हैं, तो इसमें 9 उप सारणिक निकलेंगे और 9 ही सहखंडज निकलेंगे। तो देखो ये पहले रो दिखाते हैं R1 R2 R3, ये C1 C2 C3, 3 रो 3 कॉलम। तो देखो इस जगह को क्या बोलोगे, 1 पहली रो पहला कॉलम को, M1 पहली रो पहला कॉलम। फिर इस जगह को क्या बोलोगे, M1 पहली रो दूसरा कॉलम M12। फिर तीसरी जगह को यहाँ को क्या बोलोगे, M13 पहली रो तीसरा कॉलम। तो इसी ढंग से 1 2 3 ही हो गए। अब यहाँ आ गए M, इस जगह को क्या बोलोगे, M दूसरी रो पहला कॉलम M21। इस जगह को बोलोगे M22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, और इस जगह को M31 M दूसरी रो तीसरा कॉलम M23। तो M11 M12 M13 M21 22 23। इसी के बाद ऐसे ही क्रम में आ जाएंगे M31 M33 32 M33। तो 31 ये वाली जगह हुई, तीसरी रो पहला कॉलम, M32 का मतलब तीसरी रो दूसरा कॉलम इस जगह के लिए, और 33 इस जगह के लिए। तो इस तरह हमने 9 जगह लिखी बच्चों। अब देखो सबके मान निकालते हैं। जैसे पहली रो पहला कॉलम, तो आप पहली रो पहले कॉलम को काट लो। तो देखो मैंने ये पहली रो पहला कॉलम काटा, तो ये बचेगा, ये 4 अंक बचेंगे इसमें। ये मैंने लिखे 0 1 2 3, क्रॉस गुणा कर लो ऐसे। फिर ये 0 के 3 से 3 0 1 की 2 से 2, तो आंसर हो गया -2।
अब ऐसे M21 का आंसर, तो पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो काटी और दूसरा कॉलम ये काट लिया, तो ये बचेंगे 2 1 1 3, तिरछी गुणा कर दो, 2 3 6 माइनस 1 1 में 5, 1 3 पहली रो और तीसरा कॉलम ये काट लो, पहली रो और तीसरा कॉलम, तो बचेगा 2 0 1 2, इसमें तिरछी गुणा करो, 2 2 4 माइनस 0 बराबर 4। अब M21, तो दूसरी रो काटोगे पहला कॉलम, दूसरी रो देखो ये बच्चे ये कटेगी पूरी, दूसरी रो ये और पहला कॉलम ये कटेगा, तो ये बचेंगे आपको 3 8 2 3, 3 8 2 3, ये बच जाएंगे, तिरछी गुणा कर दो, 3 3 9 8 2 16 और माइनस के 7। इस ढंग से M22 दूसरी रो ये और दूसरा कॉलम ये काटोगे, इसी ढंग से दूसरी रो दूसरा कॉलम काटोगे तो बचेंगे 5 8 1 3, तिरछी गुणा कर लो, 5 3 15 माइनस 8 1 8 बराबर 7। M23 दूसरी रो, लेकिन ये तीसरा कॉलम काटोगे, तो ये काटोगे तीसरा कॉलम काटोगे, 5 3 1 2, 5 2 10 माइनस 3 1 3 बराबर 7। इसी प्रकार अब ये निकालो M31, तो तीसरी रो काटी ये पहला कॉलम ये कट जाएगा, ये 3 8 9 1, तिरछी गुणा कर लो, 3 1 3 माइनस 9 थे 72 माइनस के 69। M32 तीसरी रो दूसरा कॉलम काटो, ये तीसरी रो और दूसरा कॉलम, सॉरी तीसरी रो दूसरा कॉलम ये बीच वाला, तो 5 8 2 1, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते जाओगे, 5 1 5 8 2 16 बराबर माइनस 11। M33 तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 2 5 3 और 2 0, ये गलत हो गया, यहाँ 0 हो जाएगी। तीसरी रो तीसरा कॉलम काटो, तो ये बचेगा 5 3 2 0, तो इसमें तिरछी गुणा करो, 0 माइनस 3 नीचे बराबर माइनस है, तो बच्चों ये आंसर हो गए, ये आंसर आ गए आपके उपसारणी। और इसी को देख के M11 M12 M13 M21 से लिखोगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। पिछले सवाल उतना पहले लिख लेना, उनके आंसर पहले सेम यही नोट कर लेना, और नोट करने के बाद क्या करोगे कि ये लिखोगे, जैसे कि 1 1 जोड़ हो गया 2, सम हो गया, चिन्ह मत बदलना, आंसर -2 रहेगा। A12 जोड़ हो गया 3, दशम हो गया, आंसर कर देना -5। A13 जोड़ 4 हो गया, सम हो गया, चिन्ह ये रहेगा। A21 जोड़ 3 हो गया, दशम हो गया, चिन्ह बदलोगे, -7 से कर दोगे +7। इस ढंग से आगे बढ़ोगे। ऐसे देखो जैसे M32, तो जब A32 लिखोगे तो 3 2 5 जोड़ हो गया, दशम, चिन्ह बदलोगे, -11 से कर दोगे +11। ऐसे M33 तो जोड़ हो गया 6, सम हो गया, तो आंसर ये रहने दोगे -6। इस ढंग से आप इसके उपसारणिक लिखोगे, सॉरी ये उपसारणिक होगा, सेकेंडरी लिखोगे, तो ये खुद कर सकते हो आप लोग ये काम।